अल्फा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का सैंपल पर डीओई द्वारा जारी किया गया है, इसको हम देखने वाले हैं। इसका क्या सॉल्यूशन होगा और इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आपके कल होने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें, आपका एग्जाम 3 घंटे का होने वाला है। 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 31 क्वेश्चन होने वाले हैं। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करें तो पहला जो क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, पहला जो क्वेश्चन है वो ब्रिक्स के बारे में पूछा गया है। ब्रिक्स के ऊपर आपका एक जो है छोटा सा आर्टिकल दिया गया है। इसके जरिए आप ये भी तैयार कर सकते हैं कि भाई ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स पर टिप्पणी करें। ठीक है, ये आपके लिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार है यहाँ से। ठीक है, ब्रिक्स वाला टॉपिक यहाँ से देख पा रहे हैं, ये तैयार हो गया है। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। 2009 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ। पहले इसका नाम ब्रिक था, ब्रिक्स से क्या हो गया, एस जुड़ गया, ब्रिक्स हो गया। ठीक है, आगे बात करें तो ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है। तो ब्रिक्स जो है दुनिया के पहले 4 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक ग्रुप था। ठीक है, ब्रिक्स जो है उभरती हुई अर्थव्यवस्था, यानी कि ये देखा गया कि वो कौन से कंट्री हैं वर्ल्ड में जो काफी तेजी से बढ़ रही हैं और आने वाले समय में सुपर पावर बन सकती हैं, उनको लेकर ब्रिक्स का गठन किया गया था। ठीक है, तो ब्रिक्स जो है क्या है, एक आर्थिक संगठन है। ब्रिक्स एक आर्थिक संगठन है, आर्थिक संगठन के रूप में काम करता है। आगे बात करें तो आपसी समानता और प्रत्येक आंतरिक राष्ट्र की आंतरिक नीति पर गैर हस्तक्षेप की बात करता है। इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स जो है जितने भी देश हैं वो एक दूसरे के आर्थिक रूप से आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन एक दूसरे के जो राष्ट्र हित है, एक दूसरे के आंतरिक मामले हैं, निजी हित है राष्ट्र का, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर ब्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट्स उसमें डाल सकते हो कि ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स के क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई और इंपॉर्टेंट ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन 11वां सम्मेलन की बात करें तो ब्रिक्स जो है उसका 11वां सम्मेलन ब्राजील में हुआ था। ब्राजील के राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो। ठीक है, जेयर बोल्सोनारो द्वारा आयोजित किया गया था और 2019 में। ठीक है, ब्रिक्स का ये सम्मेलन याद रखेंगे। आगे बात करेंगे तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, आप बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, आप सब जानते हैं ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, 2006 में। आगे ब्रिक्स का उद्देश्य क्या था, ब्रिक्स का उद्देश्य क्या था, आर्थिक सहयोग। ये आर्थिक रूप से बना था। अगर कोई दूसरे संगठन की बात होता है ना तो उसमें सामरिक भी आता, सांस्कृतिक भी आता, आर्थिक भी आता, राजनीतिक भी आता। ठीक है, किसी हर प्रकार का सहयोग आता। लेकिन ब्रिक्स ये एक ऐसा संगठन है जो आप पॉलिटिकल में पढ़ रहे हैं, उसमें ब्रिक्स ऐसा संगठन है जो आर्थिक रूप से एक सहयोग संगठन है। ठीक है, आगे देखते हैं किस देश के शामिल होने ब्रिक्स बन गया। आपको पता है दक्षिण अफ्रीका। लड्डू क्वेश्चंस पूछे गए यहाँ पे। ठीक है, 2011 में किस देश में बैठक हुआ, भाई ब्राजील में हुआ। ठीक है, उसके राष्ट्रपति का नाम भी दे रखा है, 19 में हुआ था। आगे बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके कल होने वाले एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आर्टिकल दिए गए हैं ना, इस आर्टिकल को ये ना समझे कि बस इसमें से एमसीक्यू करना है। आपका जो एम होना चाहिए वो ब्रॉड होना चाहिए। ठीक है, जस्ट नोट दैट कि आपको ये आर्टिकल भाई पढ़ लिया, एमसीक्यू कर लिया, नहीं, इससे रिलेटेड बड़े क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस आर्टिकल को देखें, तैयारी करेगा। बड़ा आ गया तो भाई हाँ, अरब स्प्रिंग आ गया तो उसमें क्या लिखा जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अरब स्प्रिंग की बात करें तो 2009 में ट्यूनेशिया में शुरू हुआ था। आपको पता है सॉरी, ट्यूनेशिया में शुरू हुआ था अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग जो है ट्यूनेशिया में शुरू हुआ और किस लिए हुआ था, आपको पता है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और गरीबी के खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, ये 3 पॉइंट है, ये आंदोलन के शुरू होने के कारण, था महंगाई भी, हाँ, ये शुरू होने के कारण महंगाई भी आएगा उसके अंदर। ठीक है, आगे बात करें तो जनता, क्योंकि जनता की मौजूद समस्याओं को निरंकुश जो है शासक, मेन कारण क्या था, लोकतंत्र, लोकतंत्र कायम करना। अरब के जितनी भी कंट्रीज है वहां पे लोकतंत्र नहीं था। ठीक है, तो लोकतंत्र को स्टैब्लिश करने के लिए हर जगह पे लोकतंत्र कैसे कायम किया जाए, उसी लिए यह आंदोलन चलाया गया था। और एक हद तक वहां के लोगों में लोकतंत्र का जागृत करना, ठीक है, वो उसमें कामयाब भी रहा कुछ हद तक। आज भी बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहां पे नहीं है, मतलब कुछ कंट्रियों में तो इसका असर देखने को मिला, लेकिन ज्यादातर कंट्रियों में नहीं देखने को मिला।
ठीक है, ज्यादातर कंट्रियों में नहीं देखने को मिला, लेकिन कुछ तो हुआ, इसीलिए इसका नाम रखा गया अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग, अरब स्प्रिंग का मतलब अरब में स्प्रिंग लेकर आना, खुशहाली लेकर आना। स्प्रिंग मतलब खुशहाली, हाँ स्प्रिंग का मौसम क्या था, खुशहाली का मौसम। हाँ ठीक ठीक। आगे बात करें होस्नी मुबारक के बारे में, याद रखो होस्नी मुबारक 79 में मिस्र की सत्ता में थे, ठीक है, बाद में इन्हें हटा दिया गया अरब स्प्रिंग के दौरान। तो ये इसका रिजल्ट की बात करेंगे तो ये लिखोगे अरब स्प्रिंग का रिजल्ट क्या हुआ। आगे इसके अलावा अरब स्प्रिंग में यमन, बहरीन, लीबिया, सीरिया में भी इसका असर देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे उस तरह का मतलब कि इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिला। हालांकि लोगों को ये तो पता चला कि लोकतंत्र अच्छा है, लोकतंत्र के बारे में एक जागृति फैली लोगों के अंदर, ये तो पता चला, ठीक है। इस लिहाज से देखा जाए तो एक पूरे अरब में एक लोकतंत्र की लहर के रूप में से देख सकते हो, ठीक है, अरब स्प्रिंग को। आगे बात करें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, किस वर्ष जो है दक्षिण एशियाई जो है देशों के बीच लोकतंत्र और लोकतंत्रीकरण के लिए नए विकास का उद्भव देखा गया, तो 2009 अरब स्प्रिंग के तहत, ठीक है जी, इजी था। ट्यूनीशिया में संघर्ष का मुख्य एजेंडा क्या था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और गरीबी। ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे हालांकि इसका आना चाहिए उपयुक्त सभी, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है भाई, ये डीओई द्वारा जो है भाई गलत लिखा गया है, मिसप्रिंट है ये। आगे पश्चिम एशियाई देशों में वह पहला देश कौन सा था जिसने लोकतंत्र की मांग की, लोकतंत्र की मांग करने वाला ट्यूनीशिया था, आपको पता है। फिर इसके बाद यमन, बहरीन, लीबिया में पहुंचा था ये आंदोलन। आगे बात करें तो 71 में मिस्र की सत्ता में कौन थे, होस्नी मुबारक। ये सब पैसेज से ही रिलेटेड है, ठीक है। आगे बात करें तो ये बहुत ही बढ़िया पैसेज, देखो शानदार पैसेज दिए गए, बहुत शानदार पैसेज दिए गए। विश्व की राजनीति में अब भी विभिन्न देशों के बीच मौजूद पुरानी ईर्ष्या और प्रतिद्वंदता की दखल है। राज्य कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा अपने जैसे अपने अनिवार्य कार्यों को पूरा कर रहे हैं और सोच समझकर अपने कदम उन्हीं दायरे से खींच रहे हैं जहां उनकी मर्जी हो। यानी कि सभी अपने हिसाब से अपने हित को ध्यान में रखते हुए कोई राष्ट्र चलता है। एक राष्ट्र की बात करूं तो राष्ट्र की जो अपनी हित है वो सर्वोपरि होता है। हम बोलते हैं कि एक देश के साथ दूसरे देश का ये रिलेशन है, ऐसा रिलेशन है, बट मैं बात करूं तो एक देश का दूसरे देश का रिलेशन है वो आपसी हित पे डिपेंड करता है। दोनों एक दूसरे को स्वार्थी हैं, दोनों का हित वहां पे लगा हुआ है। किसी भी देश का राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है, ठीक है, तभी वो दूसरे के साथ रिलेशन बनाता है। भारत और अमेरिका के अच्छे संबंध है, यानी दोनों के हित म्यूचुअल हैं, आपसी जो है संबंध एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के हित मिलते जुलते हैं, तभी एक दूसरे से दोस्त बने हुए हैं, दोनों की जरूरतें पूरी हो रही हैं, अगर ना हो तो पूछे भी ना, ठीक है। तो राष्ट्र हित क्या होता है, सर्वोपरि होता है। राज्य अभी भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं, वस्तुत जो है कुछ मायने में वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की ताकत में इजाफा हुआ है। देखोगे तो कुछ तरह से देखा जाए तो वैश्वीकरण ने राज्य की ताकत में इजाफा लेकर आया है, तो कहीं ना कहीं कमी भी करा है। राज्य का नियंत्रण एक तरह से जनता के ऊपर से कम हुआ है, तो एक हद से देखा जाए तो बढ़ा भी है, यानी राज्य की शक्ति में बढ़ोतरी भी हुई है और कमी भी आई है। किसके कारण, वैश्वीकरण के कारण। अब राज्यों के हाथ में आधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है जिसके बूते पर राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं। देखो टेक्नोलॉजी आ गया ना आजकल, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी आपके पास है, ठीक है, और इस टेक्नोलॉजी के कारण क्या हो सकता है कि जैसे आधार कार्ड आ गया, आधार कार्ड एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है टेक्नोलॉजी का। आधार कार्ड के आने के कारण क्या हो जाता है कि लोगों की सूचनाएं, लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन सरकार के पास मौजूद है। लोग कोई भी क्राइम करेंगे तो सरकार उन तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। यही तो है, कंट्रोल बढ़ गया ना, तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन सरकार के पास है। सोचो आधार कार्ड जिसका भी बना हुआ है उसकी सारी इंफॉर्मेशन सरकार के पास है, ठीक है, बहुत जल्दी उसके पास पहुंचा जा सकता है। अगर तुमने कहीं फिंगरप्रिंट छोड़ दिए हैं, फिंगरप्रिंट के जरिए बहुत जल्दी आपके घर पे होगी सर जो पुलिस, ठीक है, अगर आपने क्राइम किया है तो। ये है टेक्नोलॉजी। तो एक तरह से राज्य की शक्तियों में बढ़ोतरी हुई है ना। तो ये पहला क्वेश्चन है, क्षमताओं में किस प्रकार बढ़ोतरी हुई है, पता चलेगा किस प्रकार बढ़ोतरी हुई है। आगे बात करें, वैश्वीकरण के बावजूद समकालीन विश्व राजनीति में राज्यों की प्रासंगिकता किस प्रकार बनी हुई है। राज्य की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, यानी
राज्य की पावर आज भी कैसे बनी हुई है, बिना राज्य के बारे में कल्पना किए हुए वैश्वीकरण कहां से होगा। वैश्वीकरण आ गया तो राज्य थोड़ा ना खत्म हो जाएगा, उसको संचालन कौन कर रहा है, उसको नियंत्रित कौन कर रहा है, उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, कौन करेगा, राज्य करेगा। राज्य में सरकारें हैं वही तो रेगुलेट करेंगी कि वैश्वीकरण के अंतर्गत क्या मल्टीनेशनल कंपनियां, उनके क्या रूल और रेगुलेशन होने चाहिए, ठीक है, कौन से प्रोडक्ट। हालांकि ये है कि पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है, लेकिन कुछ हद तक तो कंट्रोल करे हुए है आज भी, ठीक है। इस तरह से अगर देखा जाए तो समकालीन विश्व राजनीति के दौर में क्या है, राज्य की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, ठीक है। आगे बात करें, ये पैसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला, आपको पता है, ठीक है। 1945 के बाद शीत युद्ध का दौर चला और 1991 तक चला। ये दौर काफी महत्वपूर्ण रहा, पूरे विश्व में एक अलग सा इन्वायरमेंट देखने को मिला, ठीक है। और इतना बड़ा युद्ध, शीत युद्ध जो देखने को मिला, एक तनाव का माहौल देखने को मिला, कोई निश्चितता नहीं थी कब क्या हो जाए, ठीक है। आज भी वैसा ही माहौल एक देखने को मिला है। एक दोबारा से जो युद्ध चल रहा है, दोबारा से यूक्रेन और रसिया के बीच में, उसने एक अलग से शीत युद्ध का दौर दोबारा स्टार्ट कर दिया है। आज भी जो अटैक हो रहे हैं उसमें जो परमाणु हथियार को यूज करने की बात की जा रही है, एक हद से उस यूज करने की बात ने बड़े युद्ध को, जो बोला कि बड़ा युद्ध हो सकता है, जिसके कारण अन्य देश डरेंगे और युद्ध करने से मना हो जाएगा कि युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक तरह से अन्य देशों के लिए एक इंफॉर्मेशन है, एक तरह से सूचना दे रहा है कि भाई आने वाले समय में शीत युद्ध का नया दौर आ सकता है, ठीक है। तो यहां पे भी यही बात किया गया है। और उस दौर के बाद क्या हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या हुआ नेतृत्व, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी गुट और सोवियत संघ का नेतृत्व वाली समाजवादी गुट, दो गुट थे, एक पूंजीवादी एक समाजवादी, ठीक है, एक पश्चिमी और एक पूर्वी गठबंधन, ये दोनों थे। इन दोनों को सैन्य हमले का भय लगा रहता था, कभी भी अटैक हो सकता है। आगे बात करें, इसके अतिरिक्त कुछ यूरोपीय देशों को अपने उपनिवेशों में औपनिवेशिक जनता के खून खराबे की चिंता सता रही थी, ठीक है। और अब ये लोग आजादी चाहते थे, मतलब ये सभी लोग, ये उस वक्त की बात हो रही है शीत युद्ध के दौर की, शीत युद्ध के समय माहौल कैसा था उसकी बात हो रही है। बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे से सैन्य हमले से भय क्यों था, सैन्य हमले का भय क्यों था, क्योंकि दोनों ही के पास इतने ज्यादा हथियार थे और सिचुएशन ऐसी थी कि कभी भी युद्ध हो सकता है। दोनों ही के बीच अविश्वास था, दोनों के बीच जो है एक तरह से तनाव का माहौल था, दोनों ही सुपर पावर बनना चाहते थे। ये ऐसे कारण थे जिसके बीच लग रहा था कि कभी भी सैन्य हमला हो सकता है। ये शीत युद्ध के कारण सैन्य हमले का भय बना हुआ था। ये सुपर पावर बनने का जो दौड़ चल रहा था कि कौन बनेगा सुपर पावर, उसके कारण हमले का खतरा बना हुआ था। दोनों के बीच अविश्वास था, उसके कारण जो है खतरा का बना हुआ था। दोनों के बीच जो एक दूसरे के बीच तनाव था, भय था, घृणा थी एक दूसरे को लेकर, प्रचार जो एक दूसरे के विरोध में जो प्रचार कर रहे थे, उसके कारण ये बना हुआ था माहौल कि कभी भी अटैक हो सकता है। इतने सारे कारण है, लिख दो, 3 ही पूछा है ना, इतने सारे लिख दो, एक्सप्लेन कर दो, कौन नंबर काटेगा। आगे देखेंगे, औपनिवेशिक देशों की यूरोपीय देशों से आजादी प्राप्त करने के पीछे क्या मंशा थी। भाई औपनिवेशिक देशों को यूरोपीय देशों से आजादी प्राप्त करना चाहते थे। यूरोपीय देशों से आजादी क्यों प्राप्त करना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर हम यूरोप का हिस्सा बने रहे तो यूरोप जो है में इस तरह के युद्ध में शामिल हुआ तो हमें भी शामिल होना पड़ेगा। अगर यूरोप शामिल होता है तो हमें भी शामिल होना पड़ेगा। प्लस में यूरोपियन जो कंट्री जिन्होंने उपनिवेश बनाया हुआ था वो अमेरिका के गुट में शामिल थे तो अमेरिका गुट में शामिल थे, उनके उपनिवेश है ये। तो रसिया अगर अटैक करता है तो इनके ऊपर ही अटैक करेगा, क्योंकि वो अभी भी उन कंट्रीज के पार्ट है जो अमेरिका के सपोर्ट में है। तो वो चाहते थे कि हम जल्दी से जल्दी आजाद हो जाएं। अगर हम आजाद हो जाते हैं तो हम किसी ग्रुप में नहीं रहेंगे, तो हम पे कोई हमला नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए वो जल्द से जल्द आजाद होना चाहते थे। आगे बात समझ में, क्योंकि अगर वो जल्द से जल्द आजाद नहीं होंगे तो उपनिवेश थे, इसके उपनिवेश से ब्रिटेन के, फ्रांस के, जापान के, और ये सारे जो है ग्रुप युद्ध में शामिल थे, ठीक है। अब युद्ध में जब शामिल थे
तो इनके ऊपर भी अटैक हो सकता था, इनके उपनिवेश के ऊपर भी अटैक होगा, तो अल्टीमेटली इनको ज्यादा खतरा होने वाला था। ठीक है, इसीलिए क्या चाहते थे, उनसे आजादी प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है खून खराबे, आप सिर्फ एक ही पॉइंट लिखे होंगे, लेकिन इसमें ये सारे पॉइंट जो मैंने बताया वो आएंगे, तब 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, वरना 3 नंबर नहीं मिलने वाला है। मिले हैं 3 नंबर किसी को? नहीं मिले ना? हाँ। नहीं मिलेगा भाई, ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करोगे तब मिलेगा 3 नंबर। आगे देखो, इस कार्टून की बात करें तो ये राजपक्षे जी हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये राजपक्षे जी हैं। एक तरफ जो है ये लिट्टे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं लिट्टे, LTTE, ये लिट्टे लिखा हुआ है। ठीक है, और ये सिंहली, शेर मतलब सिंहली, और टाइगर मतलब तमिल टाइगर इलम, ये लिट्टे का फुल फॉर्म है लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम। ठीक है, यही लिट्टे है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाने का काम कर रहे हैं ये व्यक्ति। ठीक है, श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं राजपक्षे। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच संतुलन बनाने का काम कर रहे हैं। तो आगे देखिए, कार्टून में दिखाया गया शेर और बाघ, शेर और बाघ जो है किन किन, एक मिनट ये थोड़ा सा बैटरी लो हो गया है, मैं चार्ज लगा देता हूँ। हाँ जी, बोले नहीं, देखे ध्यान से। हाँ देखिए भाई, इस कार्टून में किन किन समुदायों के प्रतिनिधि कर रहे हैं तो पता है सॉरी, देखिए आप सभी देख पा रहे हैं, शेर और बाघ। शेर किसका कर रहा है पता है, सिंहली का कर रहा है, सिंहली का कर रहा है शेर, और बाघ किसका कर रहा है, तमिल ग्रुप था। ठीक है, तो ये तमिल का कर रहा है। तो इन दोनों के बीच क्या चल रहा था, इन दोनों के बीच संघर्ष चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था दोनों के बीच में। ठीक है, इसी को संतुलन बनाने का काम कर रहे हैं कौन, राजपक्षे। इस कार्टून में दिखाया गया व्यक्ति कौन है, राजपक्षे, अमेरिका वो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। और किस समस्या का, ये किस समस्या का सुलझावा कर रहे हैं, तो समाधान ढूंढने की कोशिश किस प्रकार का कर रहे हैं, तो ये जो वहां पे जातीय संघर्ष चल रहा है उसको वहां पे सॉल्व करने का प्रयास ये कर रहे हैं। ठीक है, आगे हाँ पेपर, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करें। कई बार हम गलती इसलिए कर देते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बात करें तो देखो, ये आएगा सोवियत जो है अर्थव्यवस्था के विषय में कौन सा विकल्प जो है सही है, सही पूछा है। तो सोवियत जो है व्यवस्था में पूंजीवादी व्यवस्था थी, नहीं जी, वहां कौन सी थी, समाजवादी, समाजवादी व्यवस्था थी। और वो किससे प्रेरित थी, साम्यवाद से प्रेरित थी। ठीक है, और लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी थी वहां, नहीं थी भाई, वहां अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था, बिल्कुल ठीक, इसी को कहते हैं समाजवाद। अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य के हाथ में था, बिल्कुल इसी को कहते हैं समाजवाद। यानी कि तीसरा और चौथा इसका क्या है, करेक्ट जवाब है, तो बी आपका ठीक जवाब होगा। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में लगभग कितनी रियासतें थी, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, 565 रियासतें थी। एक याद रखना है आपका एक क्वेश्चन है, ये बताओ कि सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने वाला, हाँ त्रावणकोर था, आ सकता है क्वेश्चन, वो कौन सा रजवाड़ा था जिसने अपने आप को सबसे पहले स्वतंत्र घोषित किया, उसका नाम था त्रावणकोर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, उसके बाद जस्ट निजाम, ठीक है, हैदराबाद। आगे बात करें, निम्नलिखित में से किस देश के पास वीटो पावर नहीं है, तो भाई यहाँ पे जापान नहीं है, जापान जो है लाइन में है, भारत क्या है, लाइन में है, इंडिया लाइन में है, ब्राजील क्या है, लाइन में है। ठीक है, ये 3 देश क्या है, अभी लाइन में लगे हुए हैं, इन्हें मिल जाए। ठीक है, बाकी इन तीनों को फॉर्मूला क्या है, FIR, किसने, ABC ने, हाँ, तो A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, F से फ्रांस, R से रसिया, ये 5 देश है जिनके पास क्या है, वीटो पावर है।
विश्व में पहला बांध विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हुआ। बहुत अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया आएगा भाई, याद रखें। ठीक है, ये कौन से चैप्टर से है? पर्यावरण वाले चैप्टर से है। ठीक है, एनसीईआरटी के लास्ट में लिखा है, बीच में कोई पेज पे। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। सुरक्षा की कितनी अवधारणाएं हैं? दो अवधारणाएं। बहुत बढ़िया। कौन कौन सी है? पारंपरिक और अपारंपरिक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखें, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अभी कौन है? अभी मोदी जी हैं भाई, मोदी जी हैं। ठीक है, मोदी जी हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी। हाँ, सुने सुने, वैश्वीकरण के विषय में कौन सा कथन असत्य है? वैश्वीकरण के विषय में कौन सा कथन असत्य है? एक बहुआयामी प्रक्रिया, बिल्कुल ठीक। वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण एक ही है। केवल एक आर्थिक परिघटना है, नहीं भाई ये नहीं है। विभिन्न जो है देशों के बीच जुड़ाव है, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो ये तो ठीक। बताओ, वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण लगभग एक जैसा नहीं है, थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन बोल सकते हो सिमिलर है। ठीक है, आगे बात करें तो ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, क्योंकि ये सिर्फ आर्थिक परिघटना नहीं है, इसमें सामाजिक भी आता है, सांस्कृतिक भी आता है और राजनीतिक भी आता है। ठीक है, और आर्थिक आता है। ठीक है, तो ये सारे चीजें इसके अंदर देखने को मिल जाती है। आगे क्या समझे? आगे बात करें तो योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 15 मार्च। बहुत बढ़िया, ऐसे लिख देना 15 मार्च, काफी बढ़िया रहेगा। ठीक, आगे बात करें, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने की सॉरी, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में देश की प्रमुख भूमिका रही है। तो वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी की सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसी का रहा है? तो टेक्नोलॉजी। विदाउट टेक्नोलॉजी वैश्वीकरण नहीं हो सकता। आज जो वैश्वीकरण इतना ज्यादा फैल रहा है वो टेक्नोलॉजी के कारण फैल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा प्रौद्योगिकी। आगे बात करें तो BWC का पूरा नाम क्या है? बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। हाँ, जैविक हथियार संधि। बहुत बढ़िया, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। ये सुरक्षा वाला चैप्टर जो है ना, उससे है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। CWC केमिकल वेपन कन्वेंशन। हाँ, CWC भी याद रख लो। ठीक है, ये आ जाएगा। और एक और साल्ट स्टार्ट CTBT। हाँ, आगे देखें, आगे देखें, सोवियत संघ में विघटन के बाद विश्व एक ध्रुवीय की स्थापना हुई। ठीक है, ये गलत सही बताना है। तो बिल्कुल ठीक है भाई, एक ध्रुवीय। अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया। ठीक भाई, सोवियत संघ में 70 वर्षों तक प्रमुख रूप से डैश पार्टी ने शासन किया। तो एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ने भाई शासन किया था वहां। आगे बात करें तो सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व एक ध्रुवीय की स्थापना होगी। बिल्कुल ठीक जवाब है, अमेरिका। वन जो है, जो सुपर पावर बन गया वो अमेरिका था। बारदौली सत्याग्रह 1918 में हुआ था। 1928 में, 1928 आएगा भाई। ठीक है, बारदौली सत्याग्रह, जिसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, गांधी जी ने उनकी ये भूमिका दी थी निभाने के लिए, और इसी के बाद उनका नाम सरदार पड़ा था। याद रखना, ये आंदोलन हुआ था ना, इसी के बाद उन्हें सरदार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने इस आंदोलन को बहुत ज्यादा सफल बनाया। अपने नेतृत्व में लेते हुए इस आंदोलन को काफी सफल बनाया, इसीलिए उन्हें सरदार की गांधी जी ने उपाधि दे दी थी। ठीक है, और गांधी जी ने उन्हें नेतृत्व करने के लिए कहा था। क्योटो प्रोटोकॉल जो है, हाँ बिल्कुल ठीक है। और कहा हुआ था ये? जापान का जगह है क्योटो। ठीक है, हाँ, टोक्यो नाम से सेम होता है ना थोड़ा सा। अच्छा, इसकी जो राजधानी है टोक्यो। ओलंपिक हुआ था। आगे देखें, प्रथम खाड़ी युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? तो आपको पता है, अमेरिका प्लस में 34 जो देशों की मिलीजुली सेना थी उनके बीच, और प्लस में कौन से? इराक के बीच में हुआ था भाई, याद रखें। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख मुख्य अंग कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग बताओ कौन सा है? महासभा, जिसे क्या कहते हो? आम सभा भी कहते हो। ये प्रमुख अंग है, याद रखें।
आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क। ठीक है, याद रखना, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। आगे बात करें, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट के समूह में किन्हीं दो देशों में तनाव उत्पन्न हुआ, उसके नाम लिखें। भैया 2 क्वेश्चंस छूट गए। 2 क्वेश्चन छूट गए। नहीं भैया, उसमें जो बनाया था ना टेस्ट हमारा, वो ऊपर नीचे था और ये अच्छा हाँ, हमें तो ऐड करे थे ना क्वेश्चन। हाँ ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखें एक बार भाई, 2 देशों के नाम बताना है जहां पे तनाव हुआ था। CIS के 2 देश कौन से थे? चेचन्या, दागिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान, 10 वर्षों तक चेकोस्लोवाकिया 2 भागों में टूट गया था। ठीक है, तो इनमें से कोई से 2 बताने हैं। ठीक है, हाँ, बाल्कन क्षेत्र भी थे, बाल्टिक क्षेत्र भी थे। ठीक है, बहुत सारे थे, इनमें तनाव देखने को मिला। कोई से भी बस 2 लिख दो, खत्म। आगे, एशिया में ताजिकिस्तान। प्राकृतिक संसाधनों को किस प्रकार सुरक्षित रखा जा सकता है? सॉरी, किस प्रकार सुरक्षित रखा जा सकता है? तो सभी को अलग भूमिका जिम्मेदारियां देंगे। प्राकृतिक संसाधनों को किस प्रकार CNG गैस सुरक्षित रखा जा सकता है? कोई 2 उपाय लिखना है। तो एक तो कम से कम यूज करें, ठीक है, और दोबारा उसका यूज कर सकते हैं, दोबारा प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, और क्या कर सकते हो? CNG का भी यूज करके वन संरक्षण। ये सिर्फ वनों के ऊपर हो जाएगा। वन संरक्षण की बात करें तो वन, ठीक है। पूरे प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो नॉर्मल पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? आप कम से कम यूज करें, ठीक है, और उसका जो है दोबारा से अगर यूज किया जा सकता है तो रीयूज किया जाए। ठीक है, और क्या कर सकते हो? उसके संरक्षण के लिए क्या कर सकते हो? संसाधनों के कोई परियोजना के थ्रू कोई कार्यक्रम चला सकते हैं सरकार के द्वारा। हाँ, जागरूकता फैलाया जा सकता है। ठीक है, और जो उसके जगह पे कोई दूसरा संसाधन यूज किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है उसे, तो उसके जगह पे दूसरा संसाधन यूज करो जो क्या है? अनवीकरणीय है, जो ऐसे संसाधन जो जल्दी समाप्त नहीं होने वाले। ठीक है, हाँ। आगे बात करें, एक ध्रुवीय विश्व का आविर्भाव कब हुआ? तो ये आएगा 1991 में, सोवियत संघ के विघटन के बाद। और पूछ रहा है समकालीन विश्व पे इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो समकालीन विश्व पे अमेरिका एक महाशक्ति बन गया, 15 नए देशों का उदय हुआ। तो यानी यहाँ लिखना है सोवियत संघ के विघटन होने के बाद क्या परिणाम निकले, वो परिणाम लिख दो, आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए ध्यान से। वैश्वीकरण ने भारत के आर्थिक विकास को तीव्र करने में क्या योगदान दिया है? वैश्वीकरण ने भारत के आर्थिक विकास को तीव्र करने में जो योगदान दिया है उसकी बात कर लेते हैं। तो वैश्वीकरण ने आर्थिक विकास को कैसे तीव्र करा है? वैश्वीकरण के आने के कारण FDI बढ़ा है। क्या बढ़ा है? FDI बढ़ा है। नई नई टेक्नोलॉजी आई है, प्रौद्योगिकी आई है भारत में। और क्या आया है? भारत के अंदर जो है जो स्टार्टअप स्टार्ट हुए, नए नए स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं ना, इसके आने के कारण भारत में क्या हुआ है? आने के कारण कंपटीशन बढ़ा है। कंपटीशन बढ़ने के कारण जो भारतीय उद्योग है वो भी सामने आए हैं कंपटीशन के लिए। ठीक है, और हाँ, देश के लोगों को रोजगार मिला है, नई नई कंपनियां आई है, तो आत्मनिर्भरता भी बढ़ा है, एक तरह से आत्मनिर्भरता का कॉन्सेप्ट भी आया इसके बाद। ठीक है, तो इसके कारण हमारे देश में जो GDP ग्रोथ है वो 7+ देखने को मिली है। ठीक है, तो ये सारे कारण है जिसके कारण क्या हुआ? भारत में आर्थिक जो वैश्वीकरण के आने के बाद आर्थिक विकास तीव्र गति से हुआ है। आगे बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य जो है सुरक्षा परिषद का विश्व शांति में क्या योगदान है? तो आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। ठीक है, आपको जो टेस्ट में दिया गया है ये क्वेश्चंस एक्स्ट्रा दिए गए थे ताकि वो भी कर लो और ये भी कर लो। इससे क्या होगा कि आप ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो पाएगी। ठीक है, तो अभी ये कर लेते हैं, फिर वो भी डिस्कशन कर लेंगे जो टेस्ट में था। अभी देखो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग सुरक्षा परिषद का विश्व शांति में क्या योगदान है? तो विश्व शांति में जो योगदान है संयुक्त राष्ट्र संघ का उसको देख लेते हैं। पहला योगदान आप देखे पाए तो सबसे पहला क्या योगदान है कि जहां पे भी 2 देशों के बीच जो विवाद होता है उसको सुलझाने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी सेना तो नहीं है, लेकिन उसमें जो शामिल देश है उनको आह्वान करता है कि भाई अगर कोई देश किसी पे अटैक कर रहा है और वो बात नहीं मान रहा, जैसे कि कुवैत के साथ हुआ। ठीक है, इराक ने कुवैत पर
अटैक करा और उसमें जो है क्या बोल दिया कि वो उसको छोड़ने वाला नहीं है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसको बोला कि भाई जाओ अटैक करो और उसको छुड़वाओ। तो इस तरह से अपनी जो उसमें देश शामिल देश है उसकी सेनाएं भेजकर वहां पे शांति स्थापित करवाता है। ठीक है, तो इस तरह से वहां पे शांति स्थापित करने के लिए काम करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई सारी एजेंसियां पूरे विश्व में काम करती है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में इसकी एजेंसियां हैं जहां पर सुरक्षा को स्टैब्लिश करने के लिए काम किया जाता है। आगे समझ में। और दो देशों के बीच किसी भी प्रकार का विवाद हो रहा है उसको ये सुलझाने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्य अंग क्या है, सुरक्षा परिषद है। आज के समय में जैसे कोई देश किसी पे अटैक कर रहा है उस वक्त उस पर प्रतिबंध भी लगाया जाता है। ठीक है, आर्थिक प्रतिबंध लगा देते हैं, राजनीतिक प्रतिबंध लगा देते हैं, उसको ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है ताकि वो देश अन्य देशों से कट जाए, उसकी आर्थिक जो है सप्लाई रुक जाए, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए, तो मजबूर हो जाए अपने देश में, अपने क्षेत्र में शांति स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से कदम उठाए जाते हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत सारे कंट्री हैं। अगर सारे कंट्री एक हो जाए और एक दो कंट्री ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरह से शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये सारे कंट्री एक साथ मिलकर उसको रोक देंगे। आज वैश्वीकरण का युग है, सभी कंट्री आपस में कनेक्टेड है, तो अगर एक देश को अलग कर दिया जाए, एक देश को अलग थलग कर दिया जाए तो अपना विकास नहीं कर पाएगा। और आज के समय में कोई व्यक्ति, कोई देश अगर अपना विकास करने के लिए आर्थिक रूप से मौजूद है, आर्थिक रूप से निर्भर है, अगर आर्थिक रूप से उसकी आर्थिक सप्लाई हटा दिया जाए तो क्या होने वाला है, विकास नहीं कर पाएगा ठीक से। और जब विकास नहीं कर पाएगा तो मजबूरन, क्योंकि अर्थव्यवस्था किसी भी देश के लिए रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, उसको चलाना बहुत, मतलब कि अगर अर्थव्यवस्था खराब हो गई तो सब चीज खराब हो गया, फिर तो देश आई नहीं, पैसा ही सब चीज है। ठीक है, तो अलग थलग किया जा सकता है इसके जरिए। तो इसीलिए संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है वो अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विश्व में शांति स्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। कोई भी कानून बनेगा, किसी देश पे कोई प्रतिबंध लगाना है, कोई कार्रवाई करनी है, तो इसके मंजूरी के बिना किसी देश पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ, तो उन्हीं के पास सारा पावर है। आगे बात करें यूनिसेफ। यूनिसेफ का कार्य बताना है, यूनिसेफ क्या कार्य करता है। ठीक है, यूनिसेफ नाम है, यूएनआई, यूनिसीईएफ। ठीक है, हाँ, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है। ये पूरे विश्व में जितने भी बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए, उनके हेल्थ के लिए, और जो कुपोषण के शिकार बच्चे, जो गरीब हैं, जो अनाथ हैं, उनकी हेल्प करने के लिए काम करता है। ये यूनाइटेड नेशन का क्या है, एक महत्वपूर्ण एजेंसी है। ठीक है, जो बच्चों के लिए काम करती है, बच्चों के लिए इमरजेंसी फंड इकट्ठा होता है और पूरे विश्व में बच्चों के विकास के लिए काम किया जाता है। ठीक है, भारत में भी इसका महत्वपूर्ण रोल है। भारत के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने में यूनिसेफ का महत्वपूर्ण रोल है। भारत में जो बच्चे हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, जिनको हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल रही, उनके लिए बहुत बेटर काम करता है। ठीक है, आगे बात करें, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। सुरक्षा। सुरक्षा का समकालीन राजनीति के संदर्भ से क्या अभिप्राय है। समकालीन राजनीति के संदर्भ में अगर सुरक्षा देखा जाए तो सुरक्षा क्या है अभी के समय में, तो अभी के समय में जो मेन सुरक्षा है वो आंतरिक नहीं है, वो बाहरी सुरक्षा, जो पारंपरिक थे और एक क्या था अपारंपरिक। तो जो पारंपरिक थे वो पहले के खतरे थे, अभी में गैर पारंपरिक खतरे आ गए विश्व के समक्ष। गैर पारंपरिक खतरे यानी वो खतरे जो अभी के समय आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें तुम कोरोना को देखा। ठीक है, महामारी जो आया कोरोना ने कितना ज्यादा जो है विश्व में कितना नुकसान करा, अर्थव्यवस्थाएं तहस नहस हो गई, सारी अर्थव्यवस्थाएं धराशायी हो गई, पूरे देश की जीडीपी ग्रोथ माइनस में चली गई। देखा ना, तो सिर्फ हमारा देश नहीं पूरा विश्व जूझ रहा था इससे। तो वर्तमान समय में किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी आती है, कोई भी बीमारी आती है, तो वर्तमान समय किसका चल रहा है, वैश्वीकरण का चल रहा है। उसे एक बाउंड्री में, एक देश की बाउंड्री में कवर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अलग अलग जगह पे कवर करना पड़ता है। आगे बात समझ में। तो इस तरह से जो देश है, जो एक तो ये महामारी हो गई, उसी तरह भूखमरी है, उसी तरह आतंकवाद है, उसी तरह वैश्विक उष्णन है, ग्लोबल वार्मिंग है। ये ऐसी समस्याएं हैं जो एक देश की नहीं है,
पूरे देश, संपूर्ण विश्व का एक कंसर्न बना हुआ है, एक चिंता का विषय बना हुआ है। यही वर्तमान राजनीति के संदर्भ में समकालीन सुरक्षा का संदर्भ यही है। अभी के समय में सुरक्षा का मतलब यही है, ठीक है। जो पहले वाले जो खतरे थे वो अलग है, लेकिन आगे क्वेश्चन बोल रहा है इसके विभिन्न जो है प्रकारों का वर्णन करें। तो आप दोनों ही प्रकार को वर्णन करें, परंपरागत और गैर परंपरागत। तो गैर परंपरागत है जो अपारंपरिक खतरे, उसको एक्सप्लेन बेटरली करें। वैश्विक उष्णन हो, आतंकवाद हो, निर्धनता हो, ठीक है, महामारियां हो, ठीक है, बहुत सारी महामारियां चल रही हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजों पे आप काम करें। कोरोना। हाँ, कोरोना लिखें, ठीक है, सॉरी। आगे देखें, भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? भारत की सुरक्षा नीति के अगर प्रमुख घटकों की बात करूं तो कौन कौन से घटक है भारत की सुरक्षा नीति के? ठीक है, तो सैन्य, ठीक है, हाँ, सैन्य क्षमता को मजबूत करना पहला, ठीक है। जो अंदरूनी संस्थाएं हैं उनको मजबूत करना, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पैठ जमाना ताकि कोई हम पे अटैक ना कर पाए। आर्थिक और सामाजिक विकास करना भारत का, क्योंकि जब तक हम आर्थिक रूप से स्ट्रांग नहीं होंगे, जब तक काम नहीं बनने वाला है। गुलाम हो गया। हाँ, इस तरह से हमें आर्थिक रूप से अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा। प्लस में देश के जो आंतरिक मसले हैं उनको सुलझाना, ये भी महत्वपूर्ण कंसर्न है भारत का, क्योंकि भारत लड़ते रहेंगे तो बाहर वाले तो आके हमला करेंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। हाँ, तो अगर इस तरह की स्थिति है तो हम पहले अपने आंतरिक जो गृह युद्ध की स्थिति बन रही है हमारे देश में, नक्सलवाद जो मेन खतरा बना हुआ है, इससे चुनौती जो है ये हमारे लिए देश में महत्वपूर्ण कंसर्न है, ठीक है। नक्सलवाद मेन मुद्दा बना हुआ है। और जो नए नए मांगे चल रही है, आपको सेकंड बुक में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जो आकांक्षाएं हैं, राजनीतिक आकांक्षाएं, क्षेत्रीय आकांक्षाओं नाम का एक चैप्टर आएगा, उसमें हम अलग अलग देश की आकांक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे देश में कहां कहां आंदोलन चले, अगर इन आकांक्षाओं को हम कंप्लीट नहीं कर पाते, इन आकांक्षाओं को लोकतांत्रिक तरीके से नहीं सुधार पाते, तो हमारे देश का सबसे बड़ा खतरा तो यही है, क्योंकि इसके कारण हमारा देश टूट सकता है, इसके कारण हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और इसका कोई दूसरा देश फायदा उठा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत बनाना होगा और जितनी भी मांगे हैं उसको एक लोकतांत्रिक तरीके से सुलझाना होगा, ठीक है। जैसे देखा किसान आंदोलन जो चल रहा था, उसको हमने क्या किया, एक लोकतांत्रिक तरीके से उसको सुलझाया, खत्म हो गया ना। तो इस तरह से हमारा देश में जो लोकतांत्रिक तरीका है मामलों को सुलझाने का, सभी को सुनने का, सभी को आंदोलन करने का अधिकार दिया गया है, ये बहुत बेटर है। इससे लोगों की मांगे निकाल के सामने आती है, जो वैध मांगे उनको स्वीकार किया जाता है, जो अवैध मांगे हैं उनको बातचीत के जरिए सुलझाया जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारे देश में क्या है, महत्वपूर्ण कंसर्न है। आगे बात करूं तो 28वां क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है, ज्यादा मुश्किल तो होने वाला नहीं है। कि मैप आएगा 87 में भारत ने शांति सेना कहां भेजी थी? श्रीलंका में भेजी थी भाई। ये रहा श्रीलंका सी, डूबा हुआ है, किस पे, आर्थिक रूप से डूब गया है, ठीक है। पूर्व चलो नीति का हिस्सा कौन है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, और इस साइड के जो देश हैं, किधर के? आसियान के देश हैं। आसियान के देश सारे किसके हिस्सा है? हाँ, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस में हम जो भी देश हैं, ठीक है। टोटल 10 के 10 कंट्री हैं। आगे देखें, दक्षिण एशिया के चारों तरफ से जो है भूमि से घिरा हुआ देश, तो भाई देखें दो है, एक तो नेपाल है और एक भूटान है, ठीक है, यहाँ पे भूटान है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है वह देश जहां 1999 में सैनिक तख्तापलट हुआ था? पाकिस्तान। भाई सैनिक तख्तापलट दो ही देशों में हुआ है, एक बांग्लादेश में और एक पाकिस्तान में। बांग्लादेश में 1999 में कौन आ गया था? 1999 में हाँ, पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ, अंतिम सैनिक शासन थे वो, ठीक है, याद रखना, परवेज मुशर्रफ। मुशर्रफ, हाँ जी, देखो 6 अंक के प्रश्नों के ऊपर बात कर लेते हैं। ये देखो आ गया,
भारत में संघ के देशी रियासतों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका। वाई ही इज नॉन एज द आयरन मैन ऑफ द इंडिया। ठीक है, बिकॉज भूमिका निभाई थी। उन्होंने रजवाड़ों को समझाया था कि अगर आपको भारत में शामिल होना है तो हो जाओ, अदरवाइज आप अलग देश अपना अलग वो कर सकते हैं। लचीलापन। हाँ देखो, एक तो लचीलापन, सुनो दोनों चीजें थी। जो बात मान रहा है तो मान लो, नहीं मान रहा तो दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, इसीलिए तो लौह पुरुष थे। ठीक है, मान रहा है तो मानो, नहीं मान रहा तो अटैक करो और शामिल कर लो, खत्म बात। ठीक है, जैसे हैदराबाद का एग्जाम्पल देखोगे तो उसने माना, ठीक है, नहीं माना तो उस पर अटैक भी किया गया था और फिर शामिल भी करा गया था। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन दे रहे थे लोगों को। ठीक है, तो इनकी जो कूटनीति थी, इनकी जो कूटनीति थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, कूटनीति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी भारत में रजवाड़ों को शामिल करने में। तो आप इसमें चारों रजवाड़ों का एग्जाम्पल दें, मणिपुर, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, चारों को विद एग्जाम्पल के जरिए इनकी भूमिका को सॉल्व करें। पहले भूमिका बनाए। भूमिका क्या है? भूमिका क्या है? इसकी पृष्ठभूमि क्या है? 565 रियासतें थी। ठीक है, ठीक है, पहले पृष्ठभूमि बनाए। ठीक है, उसके बाद लिखे कि भाई इतने रजवाड़ों को शामिल करना अपने आप में, हाँ जी, इतने रजवाड़ों को शामिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अगर वो नहीं होते तो भारत के कितने सारे टुकड़े हो सकते थे। सभी रजवाड़ों की अलग अलग मांगे थी, तो उनके साथ डील करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये भूमिका को हम निम्न बिंदुओं के जरिए समझ सकते हैं। और उसके बाद पॉइंट कि उन्होंने जूनागढ़ को कैसे अलग कराया, उसने शामिल कराया, उसने जो है हैदराबाद, जो है जम्मू कश्मीर, ठीक है, मणिपुर, इस सब का एग्जाम्पल देके देखोगे कि उन्होंने इन सबको कैसे भारत में शामिल कराया। ठीक है, बहुत मजेदार क्वेश्चन बनेगा। आगे, राष्ट्र निर्माण में रियासतों के एकीकरण में कौन कौन सी समस्याएं आई? तो समस्याएं देख सकते हो, बहुत सारी रियासत ऐसे थी जो शामिल नहीं होना चाहती थी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे थे जो शामिल तो हुए लेकिन उनको विशेषाधिकार देना पड़ा, कुछ अपने आप शामिल हो गए। ठीक है, जो शामिल नहीं हुए उनको कैसे शामिल किया गया, क्या क्या चुनौतियां आई, तो इसमें भी वही पॉइंट्स लिखोगे कि हैदराबाद को कैसे शामिल किया गया, क्या चुनौतियां आई, पूरा स्टोरी डाल दो उसमें। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर की पूरी स्टोरी डाल दो, मणिपुर की, ठीक है, जूनागढ़ की, ये स्टोरी डालोगे तो फिर बहुत अट्रैक्टिव आंसर बन जाएगा। ठीक है, और ये खुद ही बोल रहा है, क्या बताएं? सविस्तार बताएं, सविस्तार। आगे बात करें, आजादी के बाद भारतीय आर्थिक विकास की बदलती प्रवृत्तियों का उल्लेख करें। बहुत बढ़िया, अगर तुमने वो वाली वीडियो देखी थी ना जो मैंने बनाई थी स्पेशल वीडियोस के ऊपर, ठीक है, योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में, उसमें पहला जो टॉपिक मैंने डिस्क्राइब करा है वो यही क्वेश्चन है। एज इट इज क्वेश्चन मैंने डिस्क्राइब करा और लिखा भी है कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो देखना। ठीक है, जब भी टाइम मिले देख सकते हो, क्योंकि उसमें जो है मैंने डिस्क्राइब करा है कि भारत विकास दर कैसे करता है। भारत की विकास दर के दो स्तर देखने को मिले हैं। एक स्तर जो है भारत का जो विकास दर का जो एक स्तर है वो कब से कब तक का है, तो बात करूं तो एक स्तर जो है आपका देखोगे तो 1950 से लेकर 1990 तक का दौर था, 1990 तक का, और दूसरा जो दौर है 1990 से लेकर अब तक का दौर है। विकास की जो प्रवृत्तियां हैं पहले क्या थी और अब क्या है, बोले बदलती प्रवृत्तियों का उल्लेख करें। 1990 से पहले तक हमारी सार्वजनिक नीतियों पर ज्यादा फोकस था, सार्वजनिक उद्योगों पे ज्यादा फोकस था। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है ना, आपको पता है ना कि 1990 से पहले हमने सार्वजनिक पर ज्यादा फोकस किया और निजी पर कम किया। ज्यादातर चीजें सार्वजनिक के हाथ में थी, विदेशों से ज्यादा लगाव नहीं था। हमारी जो है आर्थिक नीति का झुकाव जो है किसकी तरफ था? सोवियत संघ की तरफ था। जब हमने देखा और जब देखा कि हमारी जो है आर्थिक हालात ठीक नहीं रहे, 1988 से 90 के दौरान हम इतने ज्यादा कर्ज में चले गए थे कि हमारे पास पैसे नहीं बचे थे, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया था, तो हमें जाना पड़ा विश्व बैंक के पास, WTO के पास जाना पड़ा और वहां से हम क्या लेकर आए? ऋण लेना पड़ा। तो उनकी अपनी शर्तें थी, उन शर्तों के तहत हमें LPG लेकर आना पड़ा और फिर हमारा झुकाव किसकी तरफ हो गया? अमेरिका की तरफ हो गया, प्राइवेटाइजेशन की तरफ हो गया, पूंजीवाद की तरफ हो गया। ठीक है, और फिर जो है इस तरह से जो हमारा विकास का पहले प्रवृत्ति अलग थी,
पहले हम अलग तरीके से विकास कर रहे थे, सार्वजनिक क्षेत्र समाजवाद पे ज्यादा फोकस था, उसके बाद हमारा किधर फोकस आ गया, पूंजीवाद पे आ गया। तो यही कारण है कि बदलती हुई प्रवृत्तियां थी, यहाँ पे प्रवृत्तियां क्या हो रही थी, बदल रही थी। तो पता नहीं प्रवृत्तियां कैसे बदल रही थी, इस तरह से क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, आगे बात करें, प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में भारत की जो है योजनाओं की उपलब्धियों में भारत के नियोजित विकास किस प्रकार जो है हुआ। तो आपको पता है प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, कृषि पे फोकस किया गया, धीरज था मूल मंत्र, और जो है बहुत सारे बांधों का, सिंचाई का, भाखड़ा नागल बांध, करता धरता केएन राज थे। हाँ करता धरता इसके केएन राज थे। ठीक है, योजनाकार केएन राज थे। भाई करता धरता बढ़िया ही, करता धरता ठीक लगेगा। ठीक है, हाँ भारी भरकम वर्ड यूज करो। ठीक है, करता धरता। जैसे उन्होंने को नहीं किया था। हाँ आगे बात करते हैं, पेपर के क्या आपका? और द्वितीय पंचवर्षीय योजना बताइए, औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, ज्यादा बड़ा मूल मंत्र तीव्र विकास। तीव्र विकास, भारी उद्योगों पे ज्यादा- भारी उद्योगों पे ज्यादा जोर, पीसी महालनोबिस करता धरता, हाँ तभी भी 6 प्रशांत चंद्र महालोबिस। चंद्र महालनोबिस, बहुत बढ़िया। ऐसे 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 बच्चे चाहिए हमें, ऐसे बच्चे चाहिए। आगे देखें, 31वां लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेपाल के लोकतंत्र प्रक्रिया की में विभिन्न दलों की भूमिका। पता है आपको नेपाल में जो लोकतंत्र आया वो ऐसे ही नहीं आया, एक लंबा स्ट्रगल, 2002 का स्ट्रगल, 2006 का स्ट्रगल, दोनों लिखे हैं। 2002 का स्ट्रगल को दबा दिया गया, जो 6 का स्ट्रगल हुआ उसे नहीं दबा पाया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2006 के स्ट्रगल में बहुत सारी पार्टियां, 7 पार्टी अलायंस बना था, माओवादी बना था, इन दोनों ने एक साथ मिलकर किसके खिलाफ विरोध किया, सैनिकों के खिलाफ, राजा के सैनिकों के खिलाफ, और फिर वहां पे लोकतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है जी, आगे बात करें, इसकी पूरी स्टोरी लिखो। फिर 2015 में वहां पे संविधान बना, और अभी यहाँ पे लोकतंत्र है। पूरी स्टार्टिंग से लेकर पूरी स्टोरी लिख दो, वहां पे कैसे लोकतंत्र आया। चैप्टर मिल जाएगा, ये एनसीईआरटी में है ना। मैंने लिखवाया है, देखें, हाँ लिखवाया है, वो कर दें, फिक्स रहेगा। ठीक है, आगे देखें, जिसके बिना मैंने बोला था कि क्वेश्चन सेट नहीं होगा, यूरोपीय संघ, है ना, आर्थिक सहयोग, अधिराज जो है ऐसे किन्हीं 3 प्रमुख कारकों का मूल्यांकन करें जो यूरोपीय संघ के आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। ठीक है, तो यूरोपीय संघ एक अधिराष्ट्र संगठन कैसे है, यूरोपीय संघ पावरफुल कैसे है, वो सारे पॉइंट लिख दो। कौन कौन से पॉइंट अगर बता दो, बताओ। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी 2005 में। आधी से ज्यादा विश्व की इसकी यूरो मुद्रा अमेरिका के डॉलर को, अब यूरो मुद्रा अमेरिका के डॉलर को चुनौती दे सकती है, बहुत बढ़िया। 3% हिस्सेदार था विश्व व्यापार। हाँ, विश्व व्यापार में उसका महत्वपूर्ण योगदान था। इसका एक सदस्य था फ्रांस, जो वीटो पावर था। हाँ, फ्रांस जो है वीटो पावर है, दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति। दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति। प्रौद्योगिकी युग के मामले में मतलब second दूसरी नंबर पे। हाँ, प्रौद्योगिकी के मामले में दूसरे नंबर पे है, ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन के मामले में दूसरे नंबर पे है। बहुत सारे क्वेश्चन 8-10 हाँ। संपन्न थे। ठीक, और मैंने याद ही नहीं किया। और वहाँ पे 7 ही पॉइंट हुए हैं। 10 थे, 10 लिखवाए थे। हाँ, 10 लिखवाए थे, कहाँ है? इसको अपना फ्लैग, इसका अपना हाँ, झंडा ये निर्मित था। वस्तुओं का सबसे बड़ा केंद्र इसका अपना था। राष्ट्रीय गान और अपना निर्मित वस्तुओं का सबसे हाँ, निर्मित वस्तुओं का सबसे बड़ा केंद्र था। तो भाई 8 पॉइंट है, इसको एक्सप्लेन कर दो। 6 नंबर कहीं नहीं गए, 6 नंबर फिक्स है। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे था। हाँ, अमेरिका के बाद में दूसरे नंबर पे था, अमेरिका के बाद। ठीक है, तो भाई ये जो है देखो, ये पेपर आई थिंक बहुत इजी पेपर था। ठीक है, मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कुछ पेपर में था। भैया मिड ठीक है, और प्लस में अगर तुम देखोगे तो क्वेश्चंस जो है जो आए हुए हैं, ठीक है, वही आएंगे जो बताया गया था। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन फिक्स कराए हैं मैंने वो तो आने वाले हैं। ठीक है, वो तो फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो भाई इस वीडियो को तो एंड करते हैं। ठीक है, परिणाम और विघटन नीचे से आता है। नेक्स्ट अपना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई, ये वीडियो खत्म करते हैं। ठीक है, हाँ जो पेपर हुआ था ना वो एक बार देख लेते हैं, भैया उसमें वॉइस जारी होगी ना, आप बोल रहे हो तो सुन लेने दो। पेपर हुआ